हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एचटेट इंग्लिश पेडागोजी का जो क्या है पूरा जो सिलेबस है वो करने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगी, जैसे कि आपको पता है कि एचटेट का जो क्या है सिलेबस अब चेंज कर दिया है, तो हम न्यू सब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारा है पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम जब पेडागोजी का जो सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक इसके अंदर हैं, और साथ में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो क्या वो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, क्योंकि अब जो पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा अच्छे से देखना, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। अगर जिसको नहीं पता है कि क्या सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, तो पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस के अंदर जैसे कि आपके सबसे पहले आएंगी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर आपको 2 पैसेज दिए होंगे। ठीक है, जो पैसेज आपको रीड करने हैं और फिर उस क्वेश्चन दिए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जो क्या है क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। पैसेज में से आपको क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, फिर सेकंड है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी आएगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमारे टॉपिक हैं, पहला है लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड लैंग्वेज। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज, एरर, डिसऑर्डर्स। फिर आते हैं इवेल्युएशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं टीचिंग, जहाँ पे आपको है लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और साथ में इनके करेंगे हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो था लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो हमें पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है, एक्विजिशन क्या होती है। एग्जाम में आपको लर्निंग की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, एक्विजिशन की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और लर्निंग और एक्विजिशन के अंदर डिफरेंस क्या है। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन वो 100% आना है। ठीक है, तो अच्छे से बहुत ईजी सिंपल सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो लर्निंग का क्या मीनिंग होता है, लर्निंग क्या होती है। लर्निंग होती है बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना। ठीक है, वो क्या होती है लर्निंग, उसने क्या चीज़ सीखी। तो बच्चे को क्या कहाँ सिखाई जाती है चीज़ें। सबसे पहले लर्निंग का जो सबसे बड़ा जो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर लर्निंग की जाती है, सबसे बड़ा जो उसकी लाइफ में रोल प्ले करता है लर्निंग के अंदर, वो क्या होता है स्कूल। तो बच्चे की जो फॉर्मल लर्निंग होती है वो कहाँ पर होती है, स्कूल के अंदर होती है। तो लर्निंग जो क्या है इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, एक्विजिशन, एक बच्चा लैंग्वेज का एक्विजिशन कैसे करता है। लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है वो बच्चा अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से करता है। एक तो जैसे कि बच्चे को हम लैंग्वेज है वो स्कूल में जाकर सीखता है, एक लैंग्वेज जो क्या बच्चा घर में सीखता है, क्योंकि स्कूल में जाने से पहले भी बच्चा जो क्या बोलना तो सीख जाता है, मतलब उसने एक लैंग्वेज को सीख लिया है। तो वो लैंग्वेज कौन सी होती है जो बच्चा अपने घर में सीखता है, वो होती है मदर टंग। तो मदर टंग क्या होती है, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो एग्जाम में फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या होगा, मदर टंग। क्योंकि मदर टंग क्या होती है, एक स्टूडेंट की फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो वो अपने घर में सीखता है, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखता है। तो एक्विजिशन रिलेटेड होती है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में। हम अपने चारों तरफ लोगों को देखकर, अपने फैमिली के अंदर देखकर जो चीज़ें सीखते हैं वो क्या होगी, हमारी एक्विजिशन होगी। और लर्निंग कहाँ होती है, स्कूल के अंदर, और एक्विजिशन क्या कहाँ होती है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। लर्निंग जो क्या है वो एक फॉर्मल एजुकेशन है, और जबकि एक्विजिशन क्या है वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। फिर आते हैं लर्निंग रिक्वायर एफर्ट्स। लर्निंग के लिए जो क्या बच्चे को एफर्ट करना पड़ेगा, उसको स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको बुक्स लेनी पड़ेंगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको होमवर्क करना पड़ेगा, उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन एक्विजिशन जनरली क्या होता है, एफर्टलेस होता है, उसको कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो अपने घर में रहकर ठीक है चीज़ों को एक्वायर कर सकता है, अपने आसपास से, अपने फ्रेंड्स से ये चीज़ें सीख सकता है। तो उसके लिए उसको कोई अलग से एफर्ट नहीं करना, वो खेल खेल में भी चीज़ें सीख लेता है। तो वो एक्विजिशन क्या होती है, एफर्टलेस होती है। फिर थर्ड होता है सिस्टमेटिक लर्निंग, जो क्या वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। जैसे कि स्कूल में अगर बच्चे को हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो अगर हम उसको इंग्लिश से सिखा रहे हैं तो पहले हम उसको अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, उसके बाद हम उसको 2 वर्ड्स के जो सिखाएंगे, उसके बाद 3 वर्ड्स उसको जॉइन करने सिखाएंगे, उसके बाद जो कि हम उसको सेंटेंस सिखाएंगे।
तो इस तरह से हम उसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर टीच करेंगे। लेकिन जो एक्विजिशन होती है वो अनसिस्टमेटिक होती है। बच्चा जो कि आप देखते हैं कि अपने घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोलना सीख लेता है, डायरेक्ट वो वर्ड्स को सीख लेता है उसको, हालांकि हम उसको पहले कुछ नहीं सिखाते हैं, वो देखकर सुनकर चीज़ों को क्या है वो सीख लेता है। तो ये एक अनसिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता है। फिर फोर्थ आता है कॉन्शियस प्रोसेस। जो लर्निंग है वो कॉन्शियस प्रोसेस है और जो एक्विजिशन है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है। तो ये क्या है, लर्निंग और एक्विजिशन के डिफरेंस है। ये चारों डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चारों डिफरेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है CALP। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछी जाती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? CLP, C का मीनिंग होता है कॉग्निटिवली, E का मीनिंग होता है एडवांस्ड और L का मतलब होता है लैंग्वेज और P का मतलब होता है प्रोफिशेंसी। तो कैल्प का मतलब होगा कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी जो आपको पता होनी चाहिए। तो CALP की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। नेक्स्ट एक टर्म और आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और साथ साथ जो कि आप नोट्स भी बनाना शुरू कर दें। ठीक है, अब एग्ज़ाम के ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इनके नोट्स साथ साथ बना लें। तो आपको बस क्या एग्ज़ाम टाइम में एक बार सिर्फ इसको जो क्या है रिवाइज करना है। तो डेकोरम क्या होता है? स्पोकन, यहाँ पर स्पोकन आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आएगा स्पोकन इंग्लिश। डेकोरम किससे रिलेटेड है? ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में हम डेकोरम का यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं? क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ वॉइस। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर कितनी क्लैरिटी है और प्योरिटी है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? डेकोरम यूज़ करते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, अब नॉम चॉम्स्की जो क्या है एक साइकोलॉजिस्ट थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी लैंग्वेज एक्विजिशन को रिलेटेड बात कही है। तो उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? इन्होंने वर्ड यूज़ किया इनेट कैपेसिटी। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इनेट कैपेसिटी क्या होती है कि एक टीचर की कि एक स्टूडेंट जो एक बच्चा है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है खुद के अंदर चीज़ों को एक्वायर करने की, वो कितना अपने इन्वायरमेंट से, कितना जो एक टीचर उसको सिखा रहा है उस चीज़ को कितना खुद से सीख सकता है। आपने देखोगे कुछ बच्चे काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं और कुछ जो है सीखने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये उनकी इनेट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन के अंदर लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होते हैं 5 ईयर की एज के। ये जो क्या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो क्या है वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो क्या है अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उनको सीखना स्टार्ट कर देता है, लैंग्वेज को सीखना वो स्टार्ट कर देता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जैसे कि एग्जाम में आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, LAD लिख देगा और आपको कहेगा कि इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, और इसकी बात किसने कही है? नॉम चॉम्स्की ने इसकी बात कही है। और ये कितनी साल के बच्चों पर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रिलेटेड है? ये है 5 साल के बच्चों पर, 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है NCF 2005। NCF का क्या मीनिंग होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी भी आपको एग्ज़ाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज है। तो उसने इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज बताया है? उसने इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज बताया है। इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, हमारे देश में क्या इंग्लिश की ग्लोबल लैंग्वेज भी है। अगर हम वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर जो क्या हम एज अ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पर हम हिंदी यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है स्कैनिंग और स्कीमिंग। ठीक है, स्कैनिंग और स्कीमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और स्कैनिंग क्या होती है और स्कीमिंग क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो स्कैनिंग क्या होता है? रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स। ठीक है, अब जो क्या है आप स्कैनिंग के अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी चीज़ को पूरा देखने के लिए इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, आपने देखोगे कुछ बच्चे जो क्या है जब एक टीचर उनको कुछ सिखाना स्टार्ट करता है या फिर उनका जब क्लास स्टार्ट होती है तो अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो जो क्या है पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, आप पूरा उसको
रैपिडली डिस्कस करते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आती है डिक्शनरी रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग मतलब डिटेल्ड रीडिंग जब आप करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, उसका हर एक फैक्ट, उसके कॉन्सेप्ट सब आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होती है, वो होती है स्कैनिंग। और सेकंड हमारे पास आती है स्कीमिंग। स्कीमिंग का क्या मीनिंग होता है, ओवरऑल आइडिया, जनरल ओवरव्यू एंड रीडिंग रैपिडली। आप कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि बस एक बार, जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, एग्जाम टाइम के अंदर जैसे कि एक बच्चा तो है जो जब से वो उसका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से पढ़ रहा है और एग्जाम टाइम तक पढ़ता है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझता है, डिटेल उसकी हर एक टॉपिक की उसको होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है उस चीज़ को, तो वो क्या कर रहा है, स्कैनिंग। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले ही पढ़ते हैं, उनको ये होता है कि बस हम एक बार पॉइंट पॉइंट जो मेन मेन पढ़ लें, बस इतना ओवरऑल आइडिया है हमें हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम खुद से बना कर लिख देंगे, ठीक है। तो वो बच्चे किस कैटेगरी के आते हैं, वो आते हैं स्कीमिंग के अंदर, ठीक है। तो अब आप में से कौन कौन स्कैनिंग करता है और कौन कौन स्कीमिंग करता है, ये आप कमेंट करके बताना कि आप में से स्कैनिंग की कैटेगरी वाले कौन कौन से हैं और स्कीमिंग की कैटेगरी वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं। अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ा है और जितना भी, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, स्किल और प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को सीखने के लिए, क्या उसको लर्निंग कहते हैं, क्या उसको एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लर्निंग। लर्निंग के अंदर क्या है, हम स्किल का यूज़ करते हैं, हम प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, लर्निंग होती है। सेकेंड है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड एज। तो इसका आंसर आपको देना है कि क्या होगा इसका आंसर, वो लर्निंग होगी, फर्स्ट लर्निंग होगी, या फिर एक्विजिशन होगी, या एरुडिशन होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो आप नेचुरली सीखते हैं। तो नेचुरली हम क्या करते हैं, हम लर्निंग करते हैं या फिर एक्विजिशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वो होगा एक्विजिशन, जो आप नेचुरली सीखते हो। फिर आता है थर्ड, अ चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग। किस टाइप की लर्निंग के अंदर वो इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ज़्यादा यूज़ करेगा, तो वो होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग। जब बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखता है तो उसको ज़्यादा जो क्या है, इंटेलिजेंस और अपनी रीजनिंग पावर का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल कौन कौन सी होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्किल होती हैं। इसके अंदर आती हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये क्या होते हैं, हमारी 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल होती हैं। ये आपके सिलेबस में भी है और हम आगे भी इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन को लेकर इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो एक्विजिशन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, हमें पता है ये सही है। लर्निंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी सही है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ये भी सही है। फिर आता है एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटी। एक्विजिशन हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर हेल्प नहीं करेगा, तो ये जो क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज द, वो क्या होता है। एक्विजिशन क्या होती है, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट होती है, सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, इनपुट आउटपुट होता है, या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्विजिशन जो क्या था वो हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। स्टूडेंट की खुद की लर्निंग के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क, क्या ये इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, नहीं। सेकेंड है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थर्ड है गिव अ लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल ऑफ स्टूडेंट। फोर्थ है डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ दे लर्न बेस्ट।
तो इसका सेकंड आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग मीन्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का क्या मीनिंग है, ठीक है, ये आगे है क्वेश्चन इसका कंप्लीट। तो फर्स्ट है टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर एंड कंसोलिडेटिंग थ्रू rigorous practice. Second है helping learners acquire new vocabulary by studying literature intensively. Third है teaching new words and structure using a variety of audio video ads followed by practice through drill. और fourth है involving the students in a variety of activity to encourage them to learn new words and structure by accommodating them with those that they have already learned through a process of discovery. तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, कि हम यहाँ पे स्टूडेंट को खुद कुछ एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं जिससे वो चीज़ों को सीखते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जहाँ पर बच्चे खुद से चीज़ों को सीखते हैं और उनको डिस्कवर करते हैं। फिफ्थ होता है ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड, कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होता है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है जहाँ पर एक चाइल्ड ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, टीचर उतना एक्टिव नहीं होता, एक बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी होता है, बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी करता है, सारा फोकस जो क्या होता है एक स्टूडेंट के ऊपर होता है, तो वो क्या होती है, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है वेरी पैसिव टीचर एंड एक्टिव लर्निंग। सेकेंड, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स। थर्ड है चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। और फोर्थ है चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या होगी, इसके अंदर होगी अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स, ठीक है। तो लर्नर को हम क्या काफ़ी जो कि एक्टिविटीज़ करने के लिए देंगे। यहाँ पर टीचर जो है वो पैसिव होगा और लर्नर जो क्या है एक्टिव होंगे, तो दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर पैसिव होता है, वेरी पैसिव इज़ नॉट, बट एक टीचर इतनी एक्टिविटी नहीं करता है, स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर करता है। उसके बाद आते हैं व्हेन ए टीचर यूजेस लेसन इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज सच एज अप्रोच कैन बी नेम्ड एज। अब एक टीचर जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट को लैंग्वेज सिखाने के लिए साइंस और सोशल साइंस के लेसन का यूज़ कर रहा है। अब टीचर को सिखानी तो इंग्लिश की लैंग्वेज है, लेकिन उसके लिए वो साइंस और सोशल साइंस के लेसन का भी यूज़ कर रहा है, कि एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए अदर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, कि लैंग्वेज सिखाने के लिए सिर्फ हम एक इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, हम और भी जो हमारे सब्जेक्ट है उनका भी यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो वो क्या होती है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट आती है लैंग्वेज। अब हमें लैंग्वेज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है। तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रामर भी होती है, जिसमें वोकेबलरी भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस लैंग्वेज एज वर्ड्स एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। आपकी कोई भी थॉट है, आपकी कोई भी फीलिंग है, कोई भी इमोशन, आप उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप उनको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी की, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होगी, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या एक लिंक लैंग्वेज है, ठीक है, अलग अलग लोगों को कनेक्ट करने के लिए, वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको अपनी फीलिंग इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए लोगों को लिंक करती है। तो ये क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है, लोगों को जोड़ती है आपस में, ठीक है। सेकेंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ये आप सबको पता है। थर्ड है फंडामेंटल एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, एजुकेशन के टाइम में आज इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, रिसर्च के अंदर अगर हम देखें तो इंग्लिश का जो क्या यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो इंग्लिश की एक एजुकेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर फोर्थ है इंग्लिश इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर भी इंग्लिश का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिर होता है कल्चरल इंपॉर्टेंस, अलग अलग कल्चर के अंदर आपने देखा हो कि उनकी लैंग्वेज की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी तरह से जो कि इंग्लिश की भी हमारे आज के टाइम में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फिर आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक क्या है।
लैंग्वेज इज़ लर्न, कि लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, कोई भी किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। हो सकता है किसी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर वो सीखना चाहे तो उस लैंग्वेज को क्या है वो सीख सकता है। तो लैंग्वेज इज़ लर्न, लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। लैंग्वेज इज़ ए सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम होती है। ठीक है, सिस्टम कैसे होती है कि उसके अंदर साउंड्स होती है, उसके अंदर वोकेबलरी होती है, उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज के सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लैंग्वेज के सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट साउंड, वोकेबलरी और स्ट्रक्चर। तो हर लैंग्वेज की एक साउंड होगी, हर लैंग्वेज की एक वोकेबलरी होगी और हर लैंग्वेज की एक स्ट्रक्चर होगी। फिर आती है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, हर लैंग्वेज के एक कुछ सिम्बल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश के अंदर ABCD है, हिंदी के अंदर ए आ ई। ठीक है, ये क्या है, लैंग्वेज के कुछ सिम्बल्स होते हैं। फिर होते हैं सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर एर्बिट्री। एर्बिट्री का क्या मीनिंग होता है, इमेजिनरी। ठीक है, कि उस वर्ड के सिंबल के अंदर और उसके मीनिंग के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है। हर वर्ड जो क्या है उनके सिंबल अलग होते हैं, उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, तो वो सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। ठीक है, जो सिंबल है उनको हम बोल सकते हैं। सिक्स्थ है लैंग्वेज इज़ यूनिक, हर एक लैंग्वेज जो क्या है अपने आप में यूनिक होती है, हर एक लैंग्वेज दूसरे से डिफरेंट होती है। सेवन्थ है लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर, कि लैंग्वेज जो क्या है वो कल्चर से रिलेटेड है। इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है, वो यहाँ के कल्चर से रिलेटेड है। वेस्टर्न की लैंग्वेज इंग्लिश है, वो वहाँ के कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज की क्या प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो इमिटेशन का क्या मीनिंग है कि दूसरों को देखकर सुनकर हम जो चीज़ें सीखते हैं, दूसरों को कॉपी करना, वो क्या होता है इमिटेशन। बच्चा जो क्या कोई लैंग्वेज सीखता है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या करता है, कॉपी करता है। ठीक है, तो हम कोई जो लैंग्वेज सीखते हैं तो हम भी इमिटेशन करते हैं। जब हम दूसरों को देखकर या फिर सुनकर कोई चीज़ सीखते हैं, उनको कॉपी करते हैं, तो वो हमारे लिए जो सीखना है ईजी रहता है। आप एक लैंग्वेज तब तक नहीं सीख सकते जब तक या फिर आप किसी को बोलते नहीं सुन रहे हैं कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ये भी तो देखना होगा कि कोई उसको किस तरह से बोल रहा है। तो ये क्या है इमिटेशन। जब आप उसको इंग्लिश को सुनेंगे या फिर खुद उसको बोलेंगे तब आप उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज वो किसके ऊपर डिपेंड है, इमिटेशन के ऊपर। फिर आती है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो प्रैक्टिस जो क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो एक्यूरेसी उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर एक टीचर स्टूडेंट को कोई लैंग्वेज सिखा रहा है, अगर टीचर उसको सही नहीं सिखा रहा है, वो उसको स्टार्टिंग से अगर कुछ गलत सिखा देता है तो बच्चे को क्या उस चीज़ की आदत हो जाती है, फिर वो आगे भी वैसे ही उस वर्ड्स को यूज़ करता है। ठीक है, और उसको बाद में जो क्या करेक्ट करना काफ़ी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब भी एक स्टूडेंट को एक टीचर लैंग्वेज सिखा रहा है तो उसको उसको बिल्कुल सही तरीके से सिखाना है और उसको बिल्कुल करेक्ट सिखाना है, जिससे बच्चे को आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं आपको उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान देना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, कि इसके अंदर ग्रेडिंग होती है। ठीक है, चीज़ें एक ऑर्डर के अंदर एक सीरीज़ के अंदर चलती हैं। जैसे कि पहले नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन का क्या मतलब है, नॉन जो हमारी जानी पहचानी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं या फिर जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, अननोन जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो आप एक बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो आप उन्हें पहले वो वर्ड सिखाएंगे जो जिनको वो जानता है, जो उसके लिए क्या है नॉन है। जैसे कि आप उन्हें टेबल चेयर जो उसके सामने है क्लासरूम के अंदर, आप उनके बारे में सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उन्हें अननोन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो शायद उसने नहीं देखी है। तो जब भी आप लैंग्वेज सिखाएं तो हम कैसे जाएंगे, हम नॉन टू अननोन जाएंगे। पहले नॉन चीज़ें सिखाएंगे उसके बाद अननोन सिखाएंगे। उसी तरह सेकंड होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये तीनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और इजी टू डिफ़िकल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, कॉन्क्रीट वही जो चीज़ें हमारे सामने हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाएं जो उसने देखी नहीं है, जो उसके सामने ही नहीं है, तो वो उनको नहीं सीख सकता, उसको सीखने में उसको प्रॉब्लम आएगी। अगर हम उसको कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो उसके बिल्कुल सामने है, अगर हम कुछ ऐसा सिखा रहे हैं, अगर उस साथ साथ अगर हम उसकी पिक्चर भी उसको दिखा दें, ठीक है, या फिर वैसा ही ऑब्जेक्ट उसको दिखा दें तो वो उसको ईजिली सीख जाएगा। अगर हम कुछ उसको ऐसा दिखा रहे हैं जो उसने देखा ही नहीं है,
या फिर हम सिर्फ उसको बता रहे हैं बोल के, तो उसको सीखना उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो एक टीचर को ये ध्यान रखना है कि उसको पहले कॉन्क्रीट चीज़ें दिखानी है, फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। इसी तरह ईज़ी टू डिफ़िकल्ट, कि आपको जो पहले ईज़ी है वो सिखाना है, उसके बाद डिफ़िकल्ट सिखाना है। ये नहीं है कि टीचर पहले ही कुछ भी उसको सिखा रहा है। तो आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर चलना है ईज़ी टू डिफ़िकल्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, कि जो भी आप उसको चीज़ें सिखा रहे हैं वो आप उसकी लाइफ से रिलेटेड अगर आप उसको करके सिखाएं, कि उसकी लाइफ से किस तरह से लिंक करके सिखाएं, आप उसको जो भी एग्जांपल दे रहे हैं, तो इससे जो क्या बच्चा उस चीज़ को ईजिली सीख जाता है। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी लैंग्वेज सिखाने से पहले आपको स्टूडेंट का जो क्या इंटरेस्ट क्रिएट करना है उस लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जब तक बच्चा उस चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा तब तक उसको सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको जो क्या है पहले उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कि बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो वो जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे। अगर वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है और टीचर उनको पढ़ाए जा रहा है तो बच्चे इसको नहीं सीख पाएंगे, उनको ये चीज़ बोरिंग लगेगी। तो आपको इनका इंटरेस्ट बनाना है और अपनी टीचिंग को भी इंटरेस्टिंग बनाना है। सेवन्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल्स एक्टिविटी। अब उनको जो भी करवा रहे हैं उनमें आपको स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट करना है, कि जिससे स्टूडेंट की एक्टिविटी भी उसमें शामिल हो। ठीक है, एक टीचर बोले जा रहा है, बच्चे सिर्फ उसको बैठे हुए सुन रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, बच्चे जो क्या वो बोर होने लग जाएंगे। तो एक टीचर को क्या करना है कि उसको एक्टिविटीज़ का भी यूज़ करना है, जिससे स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट बना रहे और वो खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व हों। तो आपको स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट भी करनी है, जिससे उनको जो वो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगे। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। ठीक है, नेचुरलनेस क्या है कि उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उनसे बच्चा क्या है एक लैंग्वेज को ईजिली सीखता है। जैसे कि एक मदर टंग है वो उसको क्विकली सीख लेता है और ईजिली सीख लेता है, जो कि वो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आपको भी जो भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करते हुए चलना है। तो ये हैं हमारे लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स। अब आते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब हम लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिसनिंग स्किल क्या होती है, जैसे कि हमें पता है लिसनिंग तो होता है सुनना। ठीक है, कोई भी लेता है तो उसमें स्किल क्या हुई, स्किल ये हुई कि एक तो हम नॉर्मल चीज़ों को सुनते हैं, एक हम उनको फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं। जब हम चीज़ों को कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से हमारे समझ में आती है। ठीक है, तो ये सुनना भी क्या होता है, एक स्किल होती है। अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप उसको अच्छे से बोल भी नहीं सकेंगे। जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं एक टीचर, तो बच्चे को क्या उसको अच्छे से सुनना भी पड़ेगा, जिससे जो क्या वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस कर सके। ठीक है, अगर वो सुन नहीं रहा है तो वो उनको अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएगा। तो अगर उसकी लिसनिंग स्किल सही नहीं है तो उसकी स्पीकिंग स्किल भी उस पर ख़राब हो जाएगी। तो लिसनिंग स्किल का मीनिंग क्या होता है, लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ऑडियो सेंस एंड स्पीच। लिसनिंग इज बिलीव टू बी पैसिव। जो लिसनर होते हैं वो पैसिव होते हैं, क्योंकि वो तो उस टाइम सिर्फ सुन रहे हैं, वो खुद कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग स्किल के लिसनिंग स्किल के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्टूडेंट को लिसनिंग स्किल्स खानी चाहिए। बेस ऑफ गुड लर्निंग, लर्निंग के लिए लिसनिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा जो टीचर बता रहा है उसको अच्छे से सुन ही नहीं रहा तो वो उसकी लर्निंग कैसे हो सकती है। तो लर्निंग के लिए क्या है, लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हेल्प्स इन मेकिंग स्पीकिंग स्किल इफेक्टिव। अगर उसको स्पीकिंग स्किल अपनी इंपॉर्टेंट जो इसको इम्प्रूव करनी है तो उसको लिसनिंग स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छे से सुनेगा तभी वो अच्छे से बोल पाएगा। फिर आती है एजुकेशनल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब जो हमारी एजुकेशन है वो कम्प्लीटली लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। टीचर जो क्या है वो बोल रहा है और स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं। तो हमारी जो लर्निंग है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि स्टूडेंट उसको कितना ध्यान से केयरफुली सुन रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं तो बच्चों को वो चीज़ समझ आ जाएगी और वो उसको ईजिली सीख जाएंगे। अगर वो सुन ही नहीं रहे हैं तो वो उसको कैसे सीखेंगे, तो उनकी लर्निंग जो क्या उससे अफेक्ट होगी अगर उनकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है। नेक्स्ट आती है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल क्या होती है, आपको जैसे कि बोल तो कोई भी लेता है तो उसमें स्किल क्या हुई, लगता होगा किसी को ये स्किल क्या हुई, बोल तो कोई भी लेता है, पर नहीं। एक होता है नॉर्मल बोलना, एक होता है फ्लुएंटली बोलना।
ठीक है, आपकी वॉइस, टोन, पिच, ये सब क्या है आपके स्पीकिंग स्किल के अंदर आती हैं। एक टीचर की जो क्या है स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी जो क्या है वो स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ टीचर खुद बीच बीच में अटक जाते हैं, कुछ टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा तेज बोलते हैं, ठीक है, जिससे जो कि उनकी आवाज़ बच्चों के कान में चुभती है, ठीक है। कुछ होते हैं बहुत धीरे बोलते हैं और बच्चों को पूरा अच्छे से सुनाई भी नहीं देता है। कुछ की जो कि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं होती है। तो ये सब क्या होती है स्पीकिंग स्किल होती है। तो हमें जो क्या है बच्चों को स्पीकिंग स्किल सिखानी है, जिससे वो अच्छे से अगर अगर टीचर उनसे कोई पूछ भी रहा है उनसे, तो उसका अच्छे से आंसर दे सके, अच्छे से वो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके। तो स्पीकिंग स्किल इज़ अ बेस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीखने के लिए स्पीकिंग स्किल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने लैंग्वेज सीख ली है पर आप उसको अगर बोल ही नहीं पा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, अगर आप उसको अच्छे से बोलना ही नहीं जान रहे हैं। तो स्पीकिंग स्किल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हियर आर बेस्ड ऑन ओरल फाउंडेशन, यूज़ ऑफ वॉइस, इंटोनेशन, पिच, पॉज एंड आई कॉन्टैक्ट। तो ये सब क्या होते हैं स्पीकिंग स्किल के पार्ट्स होते हैं। तो स्पीकिंग स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फर्स्ट यूज़ ऑफ वॉइस, सेकंड इंटोनेशन, थर्ड पिच, फोर्थ पॉज एंड फिफ्थ आता है आई कॉन्टैक्ट। तो ये सब किसके पार्ट हैं? स्पीकिंग स्किल के। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको पूछ सकता है कि स्पीकिंग स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आती हैं लैंग्वेज स्किल्स। तो लैंग्वेज स्किल जो क्या होती हैं वो हमारे 4 तरह की होती हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट होती है रीडिंग और राइटिंग स्किल। अब जो क्या है आपको ऑर्डर के अंदर अरेंज करना भी आ सकता है कि पहले आपको कौन सी स्किल सिखानी है बच्चे को, कौन सी स्किल सिखानी है, किस किस को पता है वो कमेंट करके बताए, जिसको भी पता है कि कौन सी स्किल सिखाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। तो पहले हम उन्हें सिखाते हैं लिसनिंग स्किल, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद राइटिंग। ठीक है, तो आपको इस तरह से एग्ज़ाम में अरेंज करना भी बता सकते हैं कि इन चारों स्किल को ऑर्डर के अंदर अरेंज करो। तो पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद हम उन्हें रीडिंग सिखाएंगे और लास्ट में हम जो क्या उन्हें हम राइटिंग सिखाएंगे। ठीक है, अब आता है प्रोसेस ऑफ लिसनिंग की लिसनिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आता है हियरिंग, सुनना, सुन तो कोई भी लेता है, ठीक है, सुन लिया आपने कुछ, लेकिन उसके बाद क्या आता है अंडरस्टैंडिंग, कि जो आपने सुना है उसको आपको समझना भी है। आपने जो सुना है वो आपको समझ में भी आना चाहिए। फिर आता है रिमेंबरिंग, जो आपने सुना है उसको आपको याद रखना है। फिर आता है इवेलुएटिंग, आपको इवेलुएट करना है कि आपने क्या चीज़ सुनी, क्या चीज़ समझी, उसका क्या मीनिंग रहा और आपको कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है प्रोसेस ऑफ लिसनिंग स्किल। ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है अरेंज करना, किसको अरेंज करो। तो पहले क्या होती है हियरिंग, सुनना, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड रिमेंबरिंग और फोर्थ होता है इवेलुएटिंग। डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर का क्या मीनिंग होता है? डिफ़िकल्टी इन लैंग्वेज। कुछ बच्चों को क्या है लैंग्वेज को सीखने के अंदर क्या होता है डिफ़िकल्टी होती है, वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख नहीं पाते, या फिर अगर किसी ने सीख ली है तो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, वो कुछ मिस्टेक करते हैं, तो वो क्या होती है लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। किसी को सुनने में डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को स्पीकिंग डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को राइटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को रीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। तो आपने देखा कुछ बच्चे जो क्या है अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या होगा रीडिंग डिसऑर्डर। कुछ जो क्या अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, वो क्या होगा राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब इन डिसऑर्डर के लिए कुछ अलग वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पहला होता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किस डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है? राइटिंग डिसएबिलिटी या फिर राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो राइटिंग डिसऑर्डर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डिस्ग्राफिया। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। डिस्ग्राफिया कौन से डिसऑर्डर से रिलेटेड है? तो डिसग्राफ, ग्राफ मीन्स जैसे कि हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफ क्या करते हैं बनाते हैं, तो ग्राफ मीन्स राइटिंग। तो डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर या फिर राइटिंग डिसएबिलिटी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया रिलेटेड है हमारे रीडिंग डिसऑर्डर से। अगर कोई बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है उसका डिसलेक्सिया है, उसको रीडिंग डिसऑर्डर है। फिर आता है एफेशिया। एफेशिया किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग डिसऑर्डर से। कोई बच्चा उसको अच्छे से स्पीक नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है एफेशिया, उसको है स्पीकिंग डिसऑर्डर। तो डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर और एफेशिया स्पीकिंग डिसऑर्डर। तो आपको तीनों डिसऑर्डर याद करने हैं, इनको नोट कर लें अच्छे से। फिर आता है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। तो नेक्स्ट हमारा
टॉपिक है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इन लैंग्वेज, कि लैंग्वेज लर्निंग के अंदर ग्रामर का क्या रोल होता है। तो आपको पता है कि ग्रामर जो क्या है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, हर इंसान जो क्या है उसके लिए मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मैनी डिफरेंट पीपल, हर लोगों के लिए जो कि ग्रामर का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। तो ग्रामर क्या होती है, ग्रामर के अंदर क्या रूल्स होते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, मेन यही होता है ग्रामर के अंदर। आप कोई सेंटेंस है उसके लिए आपको रूल्स होंगे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये सब आप किससे सीखते हैं, ग्रामर से सीखते हैं। तो ग्रामर जो क्या वो दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट होती है फॉर्मल ग्रामर और सेकंड होती है फंक्शनल ग्रामर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल ग्रामर क्या होती है, फॉर्मल ग्रामर जो आप स्कूल के अंदर सीखते हैं, स्कूल के अंदर आपको रूल्स सिखाए जाते हैं ग्रामर की, अगर आप टेंस बना रहे हो तो आपको ये रूल्स यहाँ पर करने हैं, अगर आप वर्ब्स के लिए आपको अलग रूल्स बताए जाते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए अलग रूल्स होते हैं, नाउन प्रोनाउन के कुछ अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, फॉर्मल ग्रामर होती है जो आप स्कूल के अंदर सीखते हो। फिर आती है फंक्शनल ग्रामर, जो फंक्शनल ग्रामर होती है उसको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाता, ठीक है, उसको जो कि आप अलग अपने सब्जेक्ट से सीख सकते हो, मतलब इनडायरेक्ट आप उसको सीख लेते हो, वो क्या होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर होती है। सिर्फ आप इंग्लिश सब्जेक्ट से इंग्लिश नहीं सीखते हो, आप क्या है जब किसी को बोलते हुए देख सुनते हो तभी आप इंग्लिश सीख सकते हो, आप अपने अदर सब्जेक्ट से भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो, तो वो क्या होगी हमारी फंक्शनल ग्रामर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सेकंड है जो हमारी फॉर्मल ग्रामर होती है उसके अंदर रूल्स आर एक्वायर्ड बाय द प्यूपिल्स, ठीक है, हमें एक टीचर रूल्स सिखाता है और हम जो क्या उन रूल्स को सीखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो क्या रूल्स एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस से सीख लेते हो, आप किसी को बोलते हुए सुनते हो और फिर आप खुद उसको वैसा बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है, आप कोई चीज़ बार बार पढ़ रहे हो तो आप भी उस चीज़ को वैसा ही लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या प्रैक्टिस से सीखते हो। जो हमारी फॉर्मल ग्रामर होती है वो हम प्यूपिल से एक्वायर्ड करते हैं, हमारे टीचर हमें बताते हैं और हम उसको सीखते हैं, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। फॉर्मल ग्रामर जो होती है वो होती है थियोरेटिकल ग्रामर होती है, कि हमें थ्योरी दी हुई होती है, रूल्स लिख कर दिए हुए होते हैं, वो हमें लर्न करने होते हैं। लेकिन जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम उस चीज़ को सीख लेंगे। फॉर्मल ग्रामर होती है लर्न एवरीथिंग, कि हमें सब कुछ लर्न करना होता है, कि हमें अगर हम टेंस सीख रहे हैं तो हमें सारे रूल्स जो है टेंस के वो हमें लर्न करने होंगे, किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी वो सारे हमें लर्न करने होंगे। लेकिन जो फंक्शनल ग्रामर है उसमें सिर्फ यूज़फुल चीज़ें ही हम लर्न करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं और वो हम सीख जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम हमारे ज़्यादा काम में आती है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम सीख जाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रामर जो है वो टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। तो आपको दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि फॉर्मल ग्रामर क्या होती है और फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, इसको आप अपने नोट्स के अंदर लिख लें अच्छे से। अब आता है ग्रामर ट्रांसलेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन क्या है कि आप बच्चे को ग्रामर सिखा रहे हैं तो आप उनको कैसे सिखाएंगे, एक इसके अंदर अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो पहला आता है ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा, फिर आता है ओल्डेस्ट मेथड, उसके बाद स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स और फोर्थ आता है डिडक्टिव अप्रोच। तो ग्रामर ट्रांसलेशन के अंदर ये आते हैं 4 मेथड्स, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है डायरेक्ट मेथड, कि हम डायरेक्ट मेथड से स्टूडेंट को ग्रामर सिखा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैसे सिखाएंगे, था ग्रामर ट्रांसलेशन और सेकंड था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड या फिर ओल्डेस्ट मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम स्टूडेंट को पहले ग्रामेटिकल रूल्स सिखाते हैं, कि पहले स्टूडेंट को हम रूल्स बताएंगे उसके बाद उसको सेंटेंस बताएंगे, उनके एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो इसको कौन सी अप्रोच बोलते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का क्या मीनिंग होता है कि पहले हम उन्हें थ्योरी बताएंगे उसके बाद हम उनके क्या बताएंगे, रूल्स बताएंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे। तो डिडक्टिव अप्रोच आती है थ्योरी टू रूल्स टू एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर आप एक बार इसको याद रख लें कि थ्योरी टू एग्जाम्पल जाती है वो क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। थ्योरी टू शॉर्ट में लिख देती हूँ, थ्योरी टू एग्जाम्पल, ये होगी हमारी डिडक्टिव अप्रोच।
नेक्स्ट आती है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, अब स्टूडेंट जैसे कि अपनी मदर टंग सीखता है तो ये तो नहीं है कि उसको पहले ग्रामर की रूल सिखा रहे हैं घर के अंदर फिर वो बोलना सीख रहा है, ऐसा तो नहीं सीखता। वो कैसे सीख जाता है, डायरेक्ट ही सीख जाता है बोलना। तो बच्चा, आप अगर घर में हिंदी बोल रहे हो तो बच्चा हिंदी बोलना डायरेक्ट सीख जाएगा। अगर किसी के घर में इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो बच्चा इंग्लिश डायरेक्ट बोलना ही सीख जाएगा। ये नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको पहले रूल सिखा रहे हैं फिर वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। तो ये जो क्या है, हम डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो यही अप्रोच हम स्कूल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसके लिए इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच के अंदर क्या होते हैं, हम उन्हें पहले ही एग्जांपल देते हैं, हम उन्हें पहले ही सेंटेंस देते हैं, उसके बाद हम उनको रूल्स बताएंगे। तो इंडक्टिव अप्रोच आती है एग्जाम्पल टू रूल्स। ठीक है, मदर टंग नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। कब कुछ टीचर क्या करते हैं, अगर वो बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो साथ में वो इंग्लिश के उसको सेंटेंस या फिर वर्ड सिखाते हैं, साथ में उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करते हैं। ठीक है, मदर टंग का भी वहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम उसको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना ही सिखाएंगे। अगर किसी स्कूल के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है तो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिना उनको ग्रामर के रूल बताए भी। ठीक है, तो ये क्या होता है डायरेक्ट मेथड, कि हम उनको रूल्स नहीं सिखाते, हम उनको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना ही सिखाते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज की टीचिंग के लिए ये डायरेक्ट मेथड जो कि आज के टाइम में यूज़ किया जाता है और सबसे यूज़फुल मेथड इसको माना गया और सबसे लेटेस्ट मेथड और बेस्ट मेथड माना गया है डायरेक्ट मेथड को। और आज के टाइम हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव अप्रोच। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी अप्रोच बेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए, तो वो है इंडक्टिव अप्रोच। अब हमने पढ़ा था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का क्या मीनिंग होता है कि जो लैंग्वेज है उसको हम सिर्फ उस सब्जेक्ट से नहीं सिखा रहे हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अब इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हम सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं सिखा रहे हैं, हम और सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट है उनका यूज़ भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा साइंस इंग्लिश में होता है, हमारा सोशल साइंस इंग्लिश में है, तो उनसे भी जो क्या है हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना एक इंग्लिश टीचर की ही ड्यूटी नहीं है, जितने भी अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं वो भी स्टूडेंट को वो लैंग्वेज सिखा सकते हैं और उन सब्जेक्ट की हेल्प से भी बच्चा लैंग्वेज को सीख सकता है। तो ये क्या होती है, सेम लैंग्वेज फॉर ऑल सब्जेक्ट। इसमें लैंग्वेज प्लस सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस अदर सब्जेक्ट, ये क्या होगी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब से भी हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर BICS की आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसका मीनिंग होता है बेसिक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल। तो BICS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं CLT। इसका क्या मीनिंग होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर आते हैं CLL, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, ग्रुप और कम्युनिटी के अंदर आप लैंग्वेज को सीखते हैं, वो क्या होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग होती है। फिर आता है CALP। CLP का क्या मीनिंग है, कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। फिर आते हैं साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, द, ऑफ, एंड, ए, टू, दैट, इट, विद, बट, दे, शी, ही, ये सब क्या होते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब कौन से वर्ड्स हैं, तो ये कौन से वर्ड्स हैं, साइट वर्ड्स हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर लें और इनको बार बार रिवाइज करते रहें। ये सब जगह मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर वहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि अब एचटेट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सीटेट की तरह चेंज कर दिया है। तो उसी के बेस के ऊपर मैंने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अब इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, कि हम ग्रामर को टीच क्यों करते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। जिसकी फर्स्ट है टू डेवलप इन द स्टूडेंट्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, कि वो इंग्लिश की स्ट्रक्चर को समझ सकें। सेकेंड है टू डेवलप ए साइंटिफिक इंसाइट अबाउट लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज की साइंटिफिक इंसाइट को समझ के कि किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है, किस तरह से रूल्स उसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर स्टूडेंट्स लर्न रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की रूल को जान सकेंगे। फोर्थ है पीपल
एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ लॉजिकली, वो अपने आइडियाज़ को लॉजिकली एक्सप्रेस कर सकेंगे। ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने बस सुन लिया और बोल दिया। ठीक है, अब उन्हें खुद भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि कैसे सेंटेंस बना है, किस तरह से हमने वर्ब की फॉर्म को यूज़ किया है, क्या हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, क्या हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो इन सब के बारे में उसको पता तभी चलेगा जब वो ग्रामर को अच्छे से सीख जाएगा। नेक्स्ट एक टर्म आती है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं और इसको कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच अदर इन ए ग्रुप। ठीक है, अब टीचर क्या करता है, कभी कभी स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी दे देता है, ठीक है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उस एक्टिविटी से जो बच्चे सीखते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग, कि एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीखना क्या होती है? कोऑपरेटिव लर्निंग। अब हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। हमने ये अभी पहले भी डिस्कस किया है कि इंडक्टिव मेथड जाता है एग्जाम्पल टू रूल्स। अगर आप उन्हें कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे मैं उन्हें इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो इंग्लिश मैं उन्हें टेंस सिखा रही हूँ, टेंस सिखाने के लिए क्या मैं पहले उन्हें कुछ सेंटेंस दूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी। ठीक है, जिससे जो क्या होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। उसके बाद मैं उन्हें रूल्स बताऊंगी। ठीक है, हम किसकी तरफ जाते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल्स की तरफ जाते हैं। तो ये कौन सी अप्रोच होगी? इंडक्टिव मेथड होगा और मेरी इंडक्टिव अप्रोच होगी। सेकंड आती है डिडक्टिव मेथड। अब टेंस सिखाने के लिए मैं जो क्या बच्चों को पहले रूल्स सिखाना स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एज इज एम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वर्ड की फॉर्म यूज़ करेंगे, इस तरह से चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह से मैं उनको सारे रूल्स बता देती हूँ। उसके बाद मैं उनको एग्जांपल देती हूँ। तो ये मेथड क्या होगा? स्टूडेंट के लिए बोरिंग होगा। तो ये मेथड जो क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ओल्ड मेथड है, जो हमें यूज़ नहीं करना है। आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो हमें पहले उन्हें एग्जाम्पल देना है, उसके बाद उन्हें रूल्स एक्सप्लेन करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। टीचिंग के लिए जो कि हम कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं ऑडियो वीडियो एड्स। ठीक है, इनको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑडियो एड्स, सेकंड होते हैं वीडियो एड्स और थर्ड होते हैं ऑडियो वीडियो एड्स। ऑडियो एड के अंदर क्या होता है? जैसे कि आपको रेडियो है, जिनसे सिर्फ ऑडियो सुनी जा सकती है, वो क्या होते हैं? ऑडियो एड्स होते हैं। एग्जाम के अंदर क्या आपको क्लासीफाई करना आ सकता है कि इनमें बताइए कि ऑडियो एड्स कौन कौन से हैं, वीडियो एड कौन से हैं और ऑडियो वीडियो एड कौन कौन से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑडियो एड्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? रेडियो, रिकॉर्डर, सीडी और ग्रामोफोन। ये सब क्या ऑडियो एड्स हैं, जिनमें सिर्फ आप ऑडियो सुनाकर बच्चों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। फिर आते हैं वीडियो एड्स, जिनमें आप उनको बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पीपीटी है, मॉडल, चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड, बोर्ड, ये सब क्या है? वीडियो एड्स हैं। आप बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं। फिर आते हैं ऑडियो वीडियो एड, जिनमें ऑडियो भी है और वीडियो भी है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका होता है टीवी। ठीक है, एलसीडी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और मल्टीमीडिया। तो ये सब क्या है? ऑडियो वीडियो एड्स हैं, जिनमें आप ऑडियो भी दिखा सकते हैं और वीडियो भी दिखा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द लर्नर आर। इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? जब लर्नर क्या होते हैं? लर्नर पैसिव होते हैं, क्वाइट होते हैं, या फिर इंटरेक्टिव होते हैं, या फिर गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? जब लर्नर होते हैं इंटरेक्टिव, कि जब लर्नर खुद इंटरेक्ट करते हैं या फिर एक्टिव होते हैं, तब इफेक्टिव लर्निंग होती है। इफेक्टिव लर्निंग मतलब लर्नर उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अब आता है लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स। लर्निंग ए लैंग्वेज का क्या मीनिंग है? लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो उसका क्या मीनिंग हुआ? कि आपको उसको लैंग्वेज की सारी स्किल आपको आ गई। सेकेंड है लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस, लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंसी इन पब्लिक। फोर्थ है राइटिंग गुड बुक्स इन द लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, अब आपने सीख ली, लेकिन जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आप क्यों सीख रहे हैं? ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी। ठीक है, जो लैंग्वेज के टीचिंग एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है कि जो हमारी अर्ली एजुकेशन है वो किस लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, या फिर जो हमारी मदर टंग है उसके अंदर हमारी अर्ली एजुकेशन होनी चाहिए।
ठीक है, बच्चे को ये नहीं कि क्लास में जाते ही आप उसको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दें। अगर बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप उसको पहले हिंदी सिखाएं। अगर उसकी फर्स्ट लैंग्वेज तमिल है तो आप उसको तमिल सिखाएं, अगर तेलुगु है तो आप उसको तेलुगु सिखाएं। तो जो भी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर उसकी पहले जो अर्ली एजुकेशन है वो स्टार्ट करें, उसके बाद उसको सेकेंड लैंग्वेज सिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन द टीचर ट्राइज टू। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका क्या आंसर है कि जब आप कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन एक टीचर करता है तो वो क्या करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो यहाँ पर टीचर देखने की कोशिश करता है कि उसके जो लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कहाँ तक अचीव हुए हैं, कि मतलब वो जो चीज़ स्टूडेंट को सिखाना चाह रहा था वो स्टूडेंट ने सीखा या फिर नहीं सीखा। तो एक इवेल्यूशन टीचर तभी करता है जब वो जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट ने चीज़ों को सीखा या फिर नहीं सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल विल कम लास्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी स्किल को ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, तो लास्ट के अंदर कौन सी आएंगी, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो राइटिंग जो होती है वो हमारी लास्ट स्किल होती है। ठीक है, अब जो आती है दो स्किल इसके अंदर होती है जिनमें आपको रिसिप्टिव और एक्सप्रेसिव दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, आपको ये भी आ सकती है। तो लिसनिंग और रीडिंग जो क्या होती है वो हमारी रिसिप्टिव होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, वो क्या होती है, रिसिप्टिव स्किल्स होती हैं। लिसनिंग और राइटिंग की, इससे जो क्या है स्टूडेंट चीज़ों को रिसीव करता है, वो क्या होती है, रिसिप्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये क्या होती है, एक्सप्रेसिव। आप अपने थॉट्स को, आइडिया को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए स्पीकिंग और राइटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्किल होती है, एक्सप्रेसिव स्किल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच स्किल्स आर रिसिप्टिव। मैंने अब अभी बताया है, तो कौन सी स्किल है रिसिप्टिव, लिसनिंग एंड रीडिंग होती है हमारे रिसिप्टिव स्किल्स। फिर होते हैं व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दे विल, क्या करेंगे वो, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। जब हम उनको इम्प्रूव कराएंगे उनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को, तो इससे क्या होगी, उनकी एक्यूरेसी जो क्या है वो इम्प्रूव होगी। अब आती है लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल जो क्या होती है वो हमारी 4 होती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब इन लैंग्वेज स्किल को डेवलप कैसे करेंगे, ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहले आते हैं डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है, हम जो क्या स्टूडेंट को लिसनिंग स्किल को कैसे, आप बच्चों को लिसनिंग स्किल इंप्रूव करना चाह रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, तो आप कैसे सिखाएंगे। तो पहले आती है इंटरपर्सनल एक्टिविटी, हम उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं जैसे कि स्टोरी टेलिंग, मॉक इंटरव्यू। फिर आती है ग्रुप एक्टिविटी, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल और डिजिटल स्टोरी टेलिंग। तो ये सब क्या है, हम उनकी लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब आप अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद आती है डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, क्योंकि एग्जाम में जो क्या है आपसे पूछ सकता है कि इनमें से स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आप किस चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप स्पीकिंग स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, कि उन्हें कुछ हम ऐसा देंगे कि वो स्टूडेंट उसको बोलें। ठीक है, उसके बाद आते हैं टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस, हम उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और स्टूडेंट को इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए कह सकते हैं हम। फिर होते हैं टॉकिंग अबाउट पिक्चर्स, कोई पिक्चर दिखा सकती है स्टूडेंट को, उस पिक्चर के बारे में पूछ सकते हैं। फिर आते हैं स्टोरी टेलिंग, हम स्टूडेंट को कोई स्टोरी बोलने के लिए दे सकते हैं। फिर आते हैं डेवलपिंग रीडिंग स्किल, आप स्टूडेंट की रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे। तो पहले होते हैं डिवाइडिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को डिवाइड कर देंगे। फिर आते हैं डूइंग व्हाट यू रीड। ठीक है, थर्ड आती है प्रैक्टिस, फोर्थ आती है क्लास एक्टिविटी कोई दे सकते हैं, फिफ्थ आती है रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट आती है डेवलपिंग राइटिंग स्किल, आप राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे। तो पहले आता है सिंबल। सिंबल क्या होते हैं, सिंबल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं उस लैंग्वेज के, क्योंकि उसको लिखने के लिए जो क्या है हम सिंबल का यूज़ करते हैं। मटेरियल फॉर राइटिंग, हम स्टूडेंट की राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए उन्हें राइटिंग के लिए कुछ मटेरियल देंगे, जैसे कि अ पीस ऑफ चॉक, पेंसिल, कलर, चार्ट पेपर, ठीक है, कॉपी बुक्स। उसके बाद हम उनको कुछ ड्राइंग देंगे, ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इससे जो कि हम उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी फर्स्ट है पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट। पेडागोजिकल ग्रामर का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट, बिगिंस फ्रॉम फॉर्म एंड मूव ऑन टू यूज। सेकेंड है टीचिंग थ्रो इमर्जन। थर्ड है टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ है ऑल ग्रामर शुड बी रूल फोकस्ड। ठीक है, तो पेडागोजिकल ग्रामर का क्या मीनिंग होता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑल ग्रामर शुड बी रूल फोकस्ड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन। तो फ्लुएंसी का क्या मीनिंग होता है? एबिलिटी टू रीड एंड द टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल। जब आप बिना मिस्टेक के टेक्स्ट को अच्छे से रीड करते हैं, मीन्स आपकी जो क्या है उस लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी है, आप कहीं पे अटक नहीं रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड्स। तो इसके अंदर क्या होता है? स्पीकिंग स्किल के मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है स्पीकिंग के अंदर? प्रोनाउंसिएशन होगी, ग्रामर होगी और वोकेबुलरी होगी। अब नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज वेल एज हिज इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज़। एक होती है असेसमेंट और एक होता है इवैल्यूएशन। असेसमेंट क्या होता है कि असेसमेंट सिर्फ एक टीचर जो है उसकी क्लास के अंदर करता है, कि जैसे कि टीचर ने ये टॉपिक करवाया, टीचर ने उसका टेस्ट ले लिया और देख लिया कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया, अगर स्टूडेंट ने उसको सही से किया है तो ये क्या हो गया, इसकी असेसमेंट होगी। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन स्टूडेंट का जो क्या ऑल राउंड ग्रोथ को हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हर तरह की उसकी इंटरेस्ट को सबको देखते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारी इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या होती है? स्टूडेंट की ऑल राउंड ग्रोथ आती है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन के अंदर हम 3 चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो पहला आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड आता है लर्निंग एक्सपीरियंस और थर्ड आता है बिहेवियरल चेंजिंग। तो जैसे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एक टीचर के इंस्ट्रक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव थे, टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो पहले टीचर ये चीज़ देखेगा कि वो जो चीज़ एक स्टूडेंट को सिखाना चाह रहा था वो स्टूडेंट ने सीखा या फिर नहीं सीखा है। फिर सेकंड आता है लर्निंग एक्सपीरियंस, कि एक स्टूडेंट का लर्निंग का एक्सपीरियंस क्या रहा, उसने किस तरह से चीज़ों को सीखा है। फिर थर्ड आता है बिहेवियरल चेंज, कि लर्निंग के बाद स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, ये सब भी इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन? इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि टीचर को इससे पता चलता है कि स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कितनी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब एक टीचर जो कि स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, या फिर उससे स्टूडेंट ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, स्टूडेंट का क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसकी ग्रोथ हुई है। तो ये सब कैसे पता चलेगा एक टीचर को? जब वो इवैल्यूएशन करेगा। सेकेंड, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इवैल्यूएशन जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जब आपकी टीचिंग स्टार्ट होती है तब से लेकर लास्ट तक ये जो क्या है ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये नहीं कि आज आपने सिर्फ इवैल्यूएशन करी, आगे आपने स्टूडेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो हर दिन कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन चलता रहता है। थर्ड होता है इट इन्वॉल्व्स टीचर, लर्नर एंड पेरेंट्स। टीचर भी इसके अंदर शामिल होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं और लर्नर्स भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सब जो क्या है एक स्टूडेंट के इवैल्यूएशन के ऊपर फोकस करते हैं। ये नहीं सिर्फ टीचर ही ध्यान दे रहा है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो भी बच्चे का इवैल्यूएशन करें। फिर आते हैं इवैल्यूएशन डिवाइसेस, कि आप कैसे इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ओरल टेस्ट, आपको एक स्टूडेंट का ओरल टेस्ट ले सकते हैं, फिर आप उनका रिटन एग्जाम भी ले सकते हैं। रिटन एग्जाम जो है वो 3 तरह के होता है। तो पहला होता है ऐसे टाइप, सेकंड आता है शॉर्ट आंसर टाइप और थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। अब एक टर्म हमारे पास आती है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया इवैल्यूएशन, अब आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स ओनली दोज टेक्निक विच आर यूज टू टेस्ट अ पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ने उन्हें कोई टॉपिक करवाया और आप देखने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को वो कितना समझ में आया, तो सिर्फ आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप उनका कोई टेस्ट ले रहे हैं तो वो क्या होगा, मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट, अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज़ इन। तो कब उसको फर्स्ट लैंग्वेज टीच करनी चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड में हम उन्हें फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो क्या है वो सिखाना स्टार्ट कर देंगे।
फिर नेक्स्ट आती है ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो किस तरह के स्टूडेंट को हेल्प करते हैं? स्लो लर्नर। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या उसको अच्छे से टॉपिक उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जो क्या है हम ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करते हैं, जिससे उन बच्चों को भी वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने इंग्लिश पेडागोजी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये जो हमारा आज की क्लास है वो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा।